तो यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ गया है महायुद्ध की तरफ। उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन के पूर्वी इलाके के दोनेत्स्क शहर में धमाके की खबर है। दोनेत्स्क शहर में रूस समर्थित विद्रोहियों का दरअसल कब्जा है। इस शहर को विद्रोहियों से खाली करवाने के लिए यूक्रेन की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी भी कर रही है। लगातार तस्वीरें हमने कई बार इससे पहले भी आप तक पहुंचाई हैं, किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं और किस तरह के हालातों की तरफ एक कदम और बढ़ता हुआ ये पूरा विवाद नजर आता है। तो रूस की तैयारी, वर्ल्ड वॉर की बारी ताजा हालात जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए यही शब्द सटीक लगते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच का जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूर्वी यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले कुछ दिन यूक्रेन पर भारी हैं और रूस की सेना किसी भी दिन यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकती है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने को तैयार हो गए हैं। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये पूरा विवाद थमता है, टलता है या फिर एक कदम महायुद्ध की तरफ बढ़ता है। और इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि अमेरिकी कूटनीति के लिए हमेशा यहां पर अमेरिका तैयार है। उसने यह भी कहा कि अगर रूस हमला करता है तो अमेरिका कई प्रतिबंध यहां पर लगाएगा। अमेरिका इससे पहले भी चेतावनी दे चुका है। एक बार फिर से चेतावनी भरा लहजा यहां पर सामने आया है। और यूक्रेन के भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवार को भारत आने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि यूक्रेन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्र और नागरिक फौरन यूक्रेन छोड़ दें। जानकारी दे दें कि यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे बहुत से छात्र रहे जिनसे खुद बातचीत न्यूज़ 18 इंडिया ने की और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक छात्र जो कि इस वक्त यूक्रेन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, शिवम शमी हमारे साथ मौजूद है। शिवम, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, यूक्रेन के किस हिस्से में आप मौजूद हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ जारी है? जी बिल्कुल, हम यहाँ यूक्रेन के एक पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं अभी इस वक्त। जैसा कि हम लोग हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑल्दो सब नॉर्मल है, बट हम इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आगे भी सब नॉर्मल रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे वो शिकन वो देखने को मिल रहा है। इतनी जो लाइटनिंग जो लोगों के चेहरे पे रहती है नॉर्मली, वो अब तो नहीं है। यूक्रेन से वापसी आप कर रहे हैं हिंदुस्तान, इस तरह का कोई प्लानिंग आपने किया है शिवम? अपने परिवार से बातचीत के जरिए भारत आ रहे हैं क्या आप? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हम जल्दी से जल्दी जितनी भी हमारी कंपैटिबल जो हम लोग को फ्लाइट्स मिलेंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वापस आने का प्लान कर रहे हैं इंडिया। फिरोज भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एक छात्र हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन में हैं। फिरोज, हम चाहेंगे कि यूक्रेन की किस जगह पर आप मौजूद हैं, वहां किस तरह के हालात हैं और क्या आपने भी तय कर लिया है कि आप भी भारत वापसी करेंगे जल्द से जल्द? मैम, मैं इस वक्त ओडेसा सिटी में हूँ, नियर ब्लैक सी। मैम, ये साउथ की तरफ पड़ता है, नियर क्रीमिया। लास्ट टाइम जो 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था, उसके पास ही पड़ता है ये। मैम, नियर ब्लैक सी पोर्ट के पास पड़ता है। थोड़ा मैम डर यहाँ भी बना हुआ है, मतलब हालात जो बिगड़े हुए हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इधर मोल्डोवा भी करीब में है, एक कंट्री जो यूएसएसआर से अलग हुई थी, तो वहां पे भी ट्रूप्स लगे हुए हैं। तो हम यहाँ दो तरीके से थ्रेट हैं, एक सी की तरफ से, नेवी की तरफ से, और एक इस तरफ से जो है लैंड आर्मी की तरफ से, मतलब मोल्डोवा में जो ट्रूप्स लगे हुए हैं। तो मैम थ्रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और परेशानी हो रही है हर चीज की। मैम, एक टिकट्स को लेकर, दूसरी यूनिवर्सिटी को लेकर। मैम, टिकट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडियन एम्बेसी ने या इंडिया ने जो अरेंज कराई है वो 60 प्लस है, 60,000 प्लस, जिससे हम जा नहीं सकते हैं। उससे अच्छा हम दूसरे कतर एयरवेज, फ्लाई दुबई या फिर एयर अरबिया से चले जाएं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम डबल फेयर पे करके जाएंगे तो क्या ही मतलब है। सेकेंड थिंग ये है मैम कि हम यहाँ से जाने में भी कंफ्यूज हैं इस वजह से, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं कर रही है कि हमें मतलब क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी या ऑफलाइन रहेंगी। और अगर ऑफलाइन रहेंगी तो हमारा क्या होगा, एब्सेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट्स का क्या होगा, या फिर हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस चीज को लेके हम मिनिस्ट्री में, मतलब यहाँ के एम्बेसी में बात किए, तो एम्बेसी क्लियर इस पे कोई जवाब नहीं दे रही। वो ये कह रही है कि हम रेगुलर डायलॉग्स में हैं मिनिस्ट्री से, हो सकता हो चीजें हो जाए सही।
तो यानी मैम कुछ मतलब हम असमंजस कैसे की स्थिति यहाँ पर कैसे जरूर है। एक आप तय कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर थोड़ी दिक्कत जाहिर सी बात है कई छात्रों को इस वक्त हो रही होगी, और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को लेकर भी आप चाहते हैं कि क्लैरिटी सामने आनी चाहिए। शिवम, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कितने छात्र आपकी क्लास में इस वक्त मौजूद हैं? हालांकि पूरे अगर बात करें तो 18,000 से छात्र हैं, 2,500 से ज्यादा जो छात्र हैं वो बॉर्डर इलाके में फंसे हुए हैं, पर आपकी क्लास में कितने छात्र हैं? उनकी क्या आगे की प्लानिंग है इस पूरे हालात को देखते हुए? जी हमारे यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो लगभग लगभग हमको लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 2000 के आसपास हैं। हम्म। और उनमें से 50% और 60% आप कह सकते हैं कि लोग जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। 20% लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी फिलहाल 80% यहाँ पे हैं, बाकी 60% लोग जाने की प्लानिंग कर चुके हैं, बाकी शिवम, आपकी 40% क्लास में कितने छात्र होंगे? आपके दोस्त या आपके सीनियर जूनियर कितने होंगे? क्या उनसे आपकी बातचीत होती है? क्या वो भी अपने परिवार के संपर्क में हैं और भारत वापसी की सोच रहे हैं, या कुछ असमंजस की स्थिति उनमें भी चल रही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो असमंजस में हैं कि हम लोग जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पे एक एग्ज़ाम है हम लोग का 3rd ईयर के बाद क्रॉक करके। अब उसके लिए भी फिर वापस आएँ, फिर उसके बाद दोबारा जाएँ, तो इस हम्म। चीज़ की असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है यहाँ पे। फिरोज, पहले हालांकि हालात को देखकर ये लग रहा था कि स्थिति अभी शुरुआती दौर पर है, हो सकता है कि बड़ी बैठकों के बाद सुलझ जाए, लेकिन अब जब एक के बाद एक एडवाइजरी जारी हो रही है, परिवार वालों से जो आपकी बातचीत हो रही है, क्या ये बातचीत हो रही है उनमें भी असमंजस नजर आ रहा है, या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, टिकट बुक करवाओ, भारत वापसी करनी है, हर कीमत पर करनी है, क्योंकि पहले सुरक्षित रहना जरूरी है ताकि भविष्य को आगे संवारा जा चुके? क्या बातचीत यहाँ पर होती है? नहीं मैम, ये सुरक्षित रहना ज़रूरी है, ये बात तो क्लियर है मैम, ये बात तो गार्जियन कह ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में वो उनका ये भी कंसर्न है कि मैम फाइनेंशियली मैम इतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं हम लोग, ऐसा होता तो इंडिया में एमबीबीएस कर ले रहे होते। मैम हम्म। यहाँ पे आए हैं तो मैम ईयर्स का लेके मतलब हमारे जो ईयर्स हैं, 4th ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ अभी, क्रॉक मैंने हम्म। पास कर लिया है, तो मैम इस चीज़ को लेके भी एक टेंशन बनी हुई है कि यहाँ से अगर मैं चला गया और थ्रेट यहाँ पे बढ़ गया है, रशिया ने इन्वेट कर लिया, तो हमारी डिग्री का क्या होगा? हमारे इतने साल का, इतने पैसों का क्या होगा? मतलब इसका कुछ रिजल्ट आएगा सामने या नहीं आएगा? तो इंडियन एम्बेसी से और यहाँ के मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए हमें कि हम यहाँ से जाएं तो हमें कोई थ्रेट ना हो, हमारी पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो मैम। तो शिवम, आपको क्या इस चीज लगता है का भी यही मतलब यही आपकी तरफ से भी मांग है? एक तो टिकट्स जिसकी बात हर छात्र और उनके परिजन यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरा यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ से ये क्लैरिटी हो कि ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से स्केड्यूल के तौर पर आप लोगों के पास आना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही 2-3 चीज़ें जो हैं वो एक हमारे लिए एक बैरियर का काम कर देती है यहाँ पे। जो ऑफ़लाइन ऑनलाइन का जो क्लैरिटी है वो हमारे पास नहीं आ पा रहा है अभी। और प्लस टिकट्स जो हैं उनका प्राइसेज़ उसके बाद फिर अब कल को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जो हमारे करियर के ऊपर जो क्लीयरेंस है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंटेशन सब यूनिवर्सिटी में डिपॉज़िटेड रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा है। फिरोज, जी। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टिकट्स की प्राइस को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया है, और कुछ और भी छात्र हैं जो कह रहे हैं कि प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए, वरना आर्थिक तौर पर यहाँ पर जो कमजोर हैं उन्हें दिक्कत सामने आ सकती है। आपकी फिलहाल क्या कुछ और मजबूरियां हैं इस टिकट्स को लेकर? आपको लगता है इतना ज्यादा प्राइस है जिसकी वजह से वापसी आपकी भी नहीं हो पा रही है? मैम प्राइस तो प्राइमरी कंसर्न नहीं मैम, लेकिन जो कंसर्न मतलब मेन कंसर्न माना जा रहा है मैम वो हम्म। यूनिवर्सिटी को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि मैम एक वक्त के लिए चलिए हम प्राइसेस पे भी कर दें तो मैम यहाँ से जाने के बाद हमें फिर रिटर्न आना पड़े, जैसे गए अभी फिर 15 डेज या 1 मंथ के बाद हमें रिटर्न आना पड़े, तो मैम जाने का क्या मतलब होगा हमारे? मतलब फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर डायलॉग्स कंटिन्यू हो जाएं, फिर थ्रेट्स बढ़ जाएं, तो फिर आना जाना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा कोई मतलब नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। पर फिरोज, आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र देखिए वापसी कर चुके हैं, ये हालांकि निजी फैसला है कि किस तरह के हालात वहां पर बनते हैं, लेकिन जब बात विवाद की आती है तो लगता है सुलझ जाएगा, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के महायुद्ध की आती है तो इस टकराव को सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन परिवारों के सदस्य आप लोग हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आपके नजरिए में अभी लगता है फैसला लौटना सही है या फिर इंतजार करना? मैम मैम मंडे तक मतलब आज तक एम्बेसी ने बोला था कि मैम वो रेगुलर डायलॉग्स में है मिनिस्ट्री के साथ, तो हो सकता हो 1-2 दिन के अंदर वो क्लियर बता दें हमें कि क्या होना है। तो मैम अगर उन्होंने क्लियर कर दिया तो मैम हम यहाँ से लौट सकेंगे, क्योंकि फिर हमारे ऊपर मतलब ना यूनिवर्सिटी का प्रेशर रहेगा, ना ही किसी और चीज का प्रेशर रहेगा, फिर इजिली हम इंडिया में रह सकेंगे, अपनी क्लासेस भी कर सकेंगे ऑनलाइन कुछ वक्त के लिए, जब तक थ्रेड चल रहे हैं तब तक।
तो मैम कोई इशू नहीं होगा, बट मैम ऐसे कंफ्यूज हो के हम नहीं जाना चाहते मैम। बिल्कुल, हम आपकी असमंजस की इस स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि भविष्य संवारने के लिए बहुत मुश्किल से परिजन भेजते हैं। ऐसे में लौटना और फिर जाना, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर क्लैरिटी ना होना, ये तमाम दिक्कतें हैं। उम्मीद यही करते हैं और प्रार्थना भी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान यही कर रहा है कि आप सभी छात्र वहां पर सुरक्षित रहे, महफूज रहे, और जो वापसी करना चाहते हैं सुरक्षित वापसी उनकी जरूर यहां पर हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका बातचीत करने के लिए। फिरोज आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चरम पर है, युद्ध की आशंका बनी हुई है। यूक्रेन पर बढ़ते रूस के खतरे के बीच अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने सैटेलाइट से देखिए किस तरह से तस्वीरें ली है और इन तस्वीरों को जारी किया है, जिससे यह मालूम चलता है कि रूस ने सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। यह तस्वीर उसका सबसे बड़ा सबूत है। जारी सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चला है कि यूक्रेन की सीमा से कुछ दूरी पर रूस ने अपनी सेना का एक बड़ा कैंप लगाया है, जिसमें कई जंगी हेलीकॉप्टर्स, टैंक और दूसरे युद्ध के साजो सामान मौजूद है। वहीं वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच रूस की परमाणु ड्रिल से पूरी दुनिया दहशत में है, सहमी हुई है। यह अभ्यास एक दिन पहले शुरू हुआ और 10 दिनों तक चलेगा। रूस की इस हरकत के बाद अमेरिका ने फिर दावा किया कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम बैठक बुलाई है। यही नहीं, ब्रिटेन ने तो यहां तक कह दिया कि रूस यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात पैदा कर रहा है। तो वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस आने की सलाह दी है। इससे साफ हो रहा है कि कुछ ही दिनों में वहां युद्ध हो सकता है। और अमेरिका लगातार दावा कर रहा है रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इस युद्ध का आगाज करने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। दरअसल ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर, जानबूझकर स्वयं की संपत्ति, इंसानी जान को खुद ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने इसके जरिए वो ये प्रदर्शित करता है कि उसके दुश्मन देश ने उसके साथ ऐसा सुलूक किया है, जिसकी आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए युद्ध शुरू करने का दोष वो अपने प्रतिद्वंदी यानी कि शत्रु देश पर डाल देता है, जबकि प्रतिद्वंदी देश की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया होता, और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ है, कई युद्धों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो जहां पर फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर हमला किया गया है, ऐसी कई और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इस चुनाव में सबसे बड़े इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से कहा कि यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो? कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मान कर चलो प्रचंड बहुमत के साथ। नहीं, वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। और इस चुनाव के अपने पहले इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने चीन पर राहुल गांधी के बयान पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता। साथ ही कहा कि चीन की हर चुनौती का मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। और पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात
राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं? अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस चुनावी मौसम में न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। इस चुनाव के सबसे बड़े इंटरव्यू को देखिए आज रात 8 बजे। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट है? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और एएफपी के हवाले से खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस से सेना हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इमैनुअल और व्लादिमीर पुतिन तनाव को घटाने को लेकर तैयार हैं। मैक्रों और पुतिन ने त्रिपक्षीय बातचीत के लिए यहाँ पर तैयारी के लिए हामी भरी है। और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, रूस और यूरोप के OSCE, ये तीनों संगठन इस संकट को हल करने को लेकर बातचीत करने वाले हैं। यूक्रेन संकट को कूटनीतिक समझौते के तहत हल करने पर जोर दिया जा रहा है। तो यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन से हजारों लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। 2 स्थानीय नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। पूर्वी यूक्रेन में रह रहे लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले दोनेत्स्क शहर के उत्तरी हिस्से में कई विस्फोटकों की आवाज भी सुनी गई है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि विस्फोटक यहाँ आखिर आए कैसे। वहीं यूक्रेन में रह रहे भारतीयों में खौफ बढ़ गया है। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने कहा कि सीमावर्ती शहरों को खाली कराया जा रहा है। परमाणु युद्ध के डर से लोग डरे सहमे हुए हैं। अभी भी यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र रह रहे हैं। भारतीय छात्रों का कहना है कि अगर युद्ध हुआ तो भारी जनहानि होगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इनके अभिभावकों का, जैसे प्रिंसिपल साहब घनश्याम जी मीणा का भी, कि माता पिता ने मजबूत डिसीजन लिया कि बच्चों आप यूक्रेन से भारत आ जाओ। आपका जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ जीवन में मिलेगा, जीवन नहीं है तो आगे कहाँ से मिलेगा। अभी भी क्योंकि उहापोह की स्थिति में हजारों भारतीय छात्र वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों के दबाव में यूक्रेन में ही हैं और छुटपुट युद्ध और घटनाएं आक्रमण शुरू हो चुके हैं। मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं 4थे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जिस जंग की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो शुरू हो चुकी है, शुरू होने वाली है? पूर्वी यूक्रेन की जो हकीकत और तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आई है, उन्हें देखकर दरअसल यही लगता है कि जंग तो शुरू हो चुकी है। बस इस जंग के ऐलान की औपचारिकता बाकी बची है। रूस और यूक्रेन में बढ़ रहा तनाव। पूर्वी यूक्रेन में हालात हुए खराब। रूस की फॉल्स फ्लैग रणनीति।
दुनिया जिस महाविनाश के महायुद्ध की आशंका से डर रही थी, अब उस महायुद्ध की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी जारी है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। दुनिया का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग की अटकलों के बीच दन्यत्सक में काबिज अलगाववादी DPR यानी डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नेता डेनिस पुशिलिन ने अपने लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुशिलिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना उनके इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी कर रही है। Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным